स्वागत है दोस्तों। मेरे कमिटमेंट के अनुसार आज हम आखिरी चैप्टर कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं और हम इसके बाद अगर कोई चैप्टर लेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट पर होगा, ऑन पब्लिक डिमांड होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको कमेंट करके लिखना पड़ेगा कि सर प्लीज़ ऐसे देखना चाहिए आपके उसमें, हाँ, कि सर प्लीज़ इन्वेंट्री भी ले लीजिए, सर प्लीज़ चैप्टर 1 भी ले लीजिए और सर प्लीज़ डेप्रिसिएशन तो ले ही लीजिए। अगर आपने ये बोला तो मैं पक्का लूँगा और अगर आपने नहीं बोला तो मैं नहीं लूँगा। अच्छा, आपने बोला सर पार्टनरशिप ले लीजिए, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैं तो नहीं लूँगा, क्योंकि पार्टनरशिप लेने का मतलब है कि 20 दिन और प्लेस पढ़ाना और 20 दिन बाद तो आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो पार्टनरशिप के अलावा बाकी सब मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो सरकार आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मालिक कंपनी अकाउंट। अब मालिक कंपनी अकाउंट में आप पढ़ाने क्या वाले हो सर? तो देखो, कंपनी अकाउंट में आपकी 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंपनी, दूसरी यूनिट शेयर कैपिटल और तीसरी है डिवेंचर्स। अब ये जो इंट्रोडक्शन है वो आप 12th में भर पल्ले से पढ़ के आए हो, भयंकर पढ़ के आए हो, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इतना पढ़ के आए हो। और रही सही कसर, आपने जब लॉ पढ़ा होगा तो उसमें भी तो कंपनी लॉ है 10 मार्क्स का, वहां पर आपने ऑलरेडी कंपनी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, वो सब पता कर ली। तो सरकार ये वाला पार्ट तो भूल जाओ, इट इज प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम फ्रॉम माई साइड। अगर मैं आपको ये पढ़ाता हूं तो आप ही मुझे गाली दोगे और मैं गाली माली खाने में कोई बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ मैडम की गाली खाता हूं बस, और किसी की नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है। दूसरा आपका पार्ट आता है शेयर कैपिटल और तीसरा आता है मालिक आपका डिवेंचर्स। शेयर कैपिटल वाला पार्ट एग्जाम में हर बार 10 मार्क्स के लिए आता है, जबकि डिवेंचर्स वाला पार्ट एग्जाम में अभी तक 2 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है फॉर 5 मार्क्स। यानी 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां पर कंपनी इस चैप्टर से 15 मार्क्स पूछे गए हैं और 2 अटेम्प्ट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, उसमें भी ऐसा है कि एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार 10, एक बार 12 और 2 बार 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आए हैं। बॉस 15 मार्क्स क्या बड़ा अमाउंट है। यानी आप इस चैप्टर को ढंग से कर लो तो 15 मार्क्स डन, और उसमें भी 10 मार्क्स तो कौन क्या ने, वही जो आप 12th में घिस रहे थे। शेयर इश्यू किए और शेयर इश्यू करे तो एप्लीकेशन पे पैसा आया, फिर शेयर अलॉट करे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर कॉल्स इन अरियर, फिर फोर फीचर, फिर कॉल्स इन एडवांस, फिर री इश्यू और री इश्यू के बाद का कैपिटल रिजर्व। यस एब्सोल्युटली वही पढ़ना है आपको, एब्सोल्युटली वही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। 10 मार्क्स के लिए हमारी स्क्रीन पे ये रहा। हाई चलो, तो मालिक शेयर कैपिटल क्या होती है? मालिक कंपनी की टोटल कैपिटल का एक इनडिविजिबल पार्ट। इनडिविजिबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शेयर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और शेयर हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होगा। और आपने ये भी पढ़ा है कि शेयर की जो वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब सर वो उसकी जो चेहरे पे लिखी होती है, अरे फेस वैल्यू यार, फेस वैल्यू हमेशा जो कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट डिनोमिनेशन है, उसमें होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी। शेयर 1 रुपए का हो सकता है लेकिन 1 रुपये 10 पैसे का नहीं होगा, 9 रुपये 50 पैसे का नहीं होगा, 10 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा। जनरली शेयर हमें कितने रुपए वाले मिलते हैं? 10 रुपीज वाले। और डिवेंचर्स जनरली अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा मानते हैं कि वो 100 रुपए वाले हैं। तो मालिक शेयर मतलब हिस्सा काय का? तो कंपनी की कुल पूंजी का हिस्सा इंडिविजुअल पार्ट में जो बटा है। सर शेयर कैपिटल क्यों, कंपनी क्यों? सर सिंपल सा आंसर है इसका कि देखो, अगर मैं एक सिंगल ओनर हूं, सोल प्रोप्राइटर हूं, तो मेरी अपनी एक लिमिटेड औकात है। अब मैं कौन सा मुकेश अंबानी हूं, और मुकेश अंबानी इसलिए है क्योंकि उसके पापा थे, मेरे पापा थोड़े धीरूभाई अंबानी थे। तो मुकेश अंबानी अलग बात है, लेकिन अगर मैं एक धंधा, एक बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरे पास तो लिमिटेड कैपिटल है यार। अच्छा चलो ठीक है, मेरे जैसे 5 लोग और मिल गए और हम लोगों ने मिलकर काम करा तो भी इतनी कैपिटल होगी। हमें चाहिए इतनी सारी कैपिटल, तो इतनी सारी कैपिटल तो कब आएगी? जब हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म होगा? जब हम हमारे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ ओनर हैं, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा देंगे।
यस, हटा देंगे। और वो हटाने का तरीका क्या है? सिंपल, टू फॉर्म अ कंपनी। अब कंपनी दो तरह की थी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। एक ओपीसी करके भी आई है, एक स्मॉल कंपनी भी आई है। सब चैप्टर नंबर 1 में है, मुझे नहीं पढ़ाना, आपको आता है, मैं मान रहा हूं आपको आता है, क्योंकि लॉ में तो आपने पढ़ी लिया है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अब कंपनी जब बनी तो बनी क्यों? तो सिंपल बात है, उसको एक बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए था। और बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल कोई 1, 2, 10, 50, 100 लोग नहीं मिलकर दे पा रहे थे, बल्कि उसके लिए मुझे हजारों लोगों की जरूरत थी, लाखों लोगों की जरूरत थी। दैट इज वाई वी हैड कंस्ट्रक्टेड अ कंपनी। अब कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड मतलब जिसमें पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, जैसे हमारी विद्योदय एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसमें हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। हम करीबन 9 फैकल्टीज हैं जो इस कंपनी को रन करते हैं। हमने अपनी अपनी पूंजी लगा दी और मिलके बिजनेस चला रहे हैं, क्लास चला रहे हैं। अब बनाई क्यों कंपनी? तो उसका सिंपल सा रीजन था मालिक, 2 बड़े रीजन थे। एक, सर कंपनी की थोड़ी इज्जत ज्यादा होती है। जब मैं बोलता हूं कि यस वी आर रनिंग अ कंपनी, तो इज्जत ज्यादा है। हम बोलेंगे सर हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो हमारी इज्जत ही खत्म हो जाती है। कंपनी शब्द जोड़ा, इज्जत बढ़ गई। और दूसरा, कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। सर लिमिटेड लायबिलिटी तो आजकल पार्टनरशिप में भी हो गई, फिर इज्जत कहां से आएगी? महत्वपूर्ण क्या है? इज्जत। उसी क्षण चाहिए इज्जत। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इज्जत चाहिए तो कंपनी बनाई और लायबिलिटी लिमिटेड कर ली। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सिंपल, कि कल को अगर कंपनी बंद हुई तो मुझे अपने घर से सिर्फ उतना ही पैसा लाना है जितना मेरे शेयर की वैल्यू अनपेड है ना? मतलब अगर शेयर 10 रुपए का है और कंपनी ने अभी तक मुझसे 6 रुपए मंगाए हैं, तो मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी? 4 रुपए लाने की। अब भले ही उस 4 रुपए से कंपनी के आउटसाइडर्स के क्लेम सेटिस्फाई हो या ना हो, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी? अनपेड कॉल के लिए। और अगर मैंने पूरा शेयर फुली पेड कर दिया है, मैं पूरे शेयर का पैसा दे चुका हूं, तो कंपनी में कुछ भी हो जाए मेरे घर तक इसकी आंच नहीं आएगी। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होती हैं, उसमें क्या होता है कि अगर मैंने पार्टनरशिप फॉर्म खोली होती और कल को खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा वैसा ऊंच नीच हो जाती और दुकान बंद करना पड़ती और दुकान की एसेट्स, दुकान की लायबिलिटी को पे ऑफ करने में कैपेबल नहीं होती, तो साहब मेरे घर के बर्तन भांडे बिक जाते। जब तक मैं खुद दिवालिया नहीं हो जाता तब तक मुझे पैसा लाना पड़ता। तो मैं अपनी लायबिलिटी को रिसिट करने के लिए कंपनी खोल रहा हूं। अब लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तो है, क्योंकि बनाया तो ऑल इन दी हाउस 8-10 लोगों ने, 15-20 लोगों ने, एक लिमिट है 200 की, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं। लेकिन मुझे जो पैसा चाहिए वो ह्यूज है, ह्यूज मतलब ह्यूज, अरबों रुपए चाहिए। तो उसके लिए तो सरकार, वी हैव टू फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मैंने खोल ली, तो मैं अपने फंड की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करूंगा? पब्लिक को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करूंगा। तो मैं जब शेयर इश्यू करूंगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, इधर आई कैन गो विथ प्रेफरेंस शेयर और आई कैन गो विथ इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या भला है? तो मालिक नाम भी छुपा है, प्रेफरेंस। अरे आप घर में देखो ना, अगर 2 भाई बहन है तो एक जो बड़ा है वो हमेशा बोलता है कि मुझे तो कम प्रेफरेंस मिलती है, मुझे प्रेफरेंस ही नहीं मिलती। अब उसको हिंदी भाषा में ऐसे बोलते हैं कि आप तो छोटे को ज्यादा प्यार करते हो। इसका मतलब उसे प्रेफरेंस मिल रही है और मुझे प्रेफरेंस कम मिल रही है। तो प्रेफरेंस का मतलब यह हुआ कि ये जो शेयर के होल्डर होंगे, इन्हें कंपनी के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय और कंपनी के बंद होने पर कैपिटल के रीपेमेंट के समय इनसे, किनसे? इक्विटी से पहले पेमेंट प्राप्त करने का राइट होगा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स वो होंगे कि जब डिविडेंड बटेगा तो लाइन यहीं से शुरू होगी, और जब कैपिटल का रीपेमेंट होगा तब भी लाइन यहीं से शुरू होगी। मैंने शब्द बोला है कैपिटल का रीपेमेंट होगा, यानी मैं बोल रहा हूं कि अगर कंपनी बंद हुई तो सबसे पहले तो आउटसाइड लायबिलिटी को चुकाया जाएगा, और आउटसाइड लायबिलिटी को पूरा अमाउंट चुकाने के बाद जब घर के लोगों को यानी शेयर होल्डर्स को चुकाने की बारी आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पेमेंट मिलेगा और उसके बाद इक्विटी को पैसा मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कौन? जिनको प्रेफरेंस मिला है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड। अच्छा ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंपनी अपने इक्विटी को डिविडेंड बांटती है तो इन्हें पहले पेमेंट का प्रेफरेंस मिलेगा। यानी अगर कंपनी इक्विटी को डिविडेंड नहीं बांट रही है तो ये आपके सामने मुंह उठा के आ नहीं सकते, बोले नहीं नहीं हमको डिविडेंड चाहिए, हम प्रेफरेंस है। अरे हमने बोला ढंग से सुनो, तुम्हें प्रेफरेंस मिला है इन पेमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं इक्विटी को दूंगा तो तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगा, अगर मैं इक्विटी को नहीं दे रहा हूं, ऑल्दो मेरे पास प्रॉफिट है, लेकिन अगर मैं इक्विटी को डिविडेंड नहीं बांट रहा हूं तो आपको डिविडेंड बांटने के लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं। तो मालिक ऐसा है कि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलेगा
इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी अगर इक्विटी को बटा तो इनको पहले मिलेगा, लेकिन अगर इक्विटी को नहीं बटा, यानी कंपनी अगर किसी रिस्पेक्टिव ईयर में इक्विटी को डिविडेंड नहीं बांट रही है तो प्रेफरेंसेस मुंह उठा के नहीं आ सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि तुम इक्विटी को बांटो या नहीं बांटो, मुझे देना पड़ेगा। इक्विटी को बांटो या नहीं बांटो, मुझे देना पड़ेगा, मैं दूंगा चमकट और बोलूंगा भाग यहां से पक। जब हमने क्या बोला, डेफिनेशन पढ़ के अच्छे से प्रेफरेंस की कि अगर प्रॉफिट बटेगा तो तुझे पहले मिलेगा। हम बांट कहां रहे, तो ध्यान रखिएगा। अब लेकिन हाँ, यहां पे एक क्लिच फंसता है, वो क्या है कि अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव हैं, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन्हें अगर किसी वर्ष विशेष में इन रिस्पेक्टिव ईयर अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो उस साल का डिविडेंड का राइट उनका लैप्स नहीं होता, बल्कि वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी अब अगले साल या उसके अगले साल या कितने भी साल बाद जब भी आप इक्विटी को बांटोगे तो इक्विटी साइड में बैठ और प्रेफरेंस को पूरा डिविडेंड जो पिछले लास्ट पेमेंट के बाद से नहीं मिला था वो इकट्ठा मिलेगा। यानी उसको अगर 2 साल तक नहीं मिला तो 2 साल का पहले मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को बटेगा। अगर 3 साल का नहीं मिला तो 3 साल का पहले इसको मिलेगा, उसके बाद इक्विटी को बटेगा। यानी अगर प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव हैं और किसी रिस्पेक्टिव ईयर में उनको डिविडेंड नहीं मिला तो वो ऐसे एकदम मन से दुखी नहीं होते, बोले कोई गल नहीं, ठीक है कंपनी मत बांट, अगले साल तो बांटेगा। जब बांटेगा तब गला पकड़ के हक से लेंगे, हाँ हक से लेंगे। क्या बोलते हैं उस बासेपुर में, लिख के लेंगे, हाँ तो लिख के लेंगे कितना, पूरा की पूरा डिविडेंड। लेकिन अगर यही प्रेफरेंस नॉन क्यूमुलेटिव है तो मालिक ई तो गया, क्या बोलते हो, ठाकुर तो गियो मतलब गियो। अगर उस साल उसे डिविडेंड नहीं मिला तो वो डूब गया, मतलब उसका डिविडेंड डूब गया। अब अगले साल वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे पिछले साल और इस साल दोनों साल का चाहिए। तो अगर आपके प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव हैं तो वो जिद पड़ जाएगा, नहीं मुझे तो पुराना सब बकाया दो, उसको बोलते हैं अरियर ऑफ डिविडेंड। ऑल तो वो लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रेफरेंशियल होल्डर्स का अगर डिविडेंड अरियर में है, यानी उसको अगर रिस्पेक्टिव ईयर का डिविडेंड नहीं मिला तो बकायदा कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स में बताना पड़ता है एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि ये पे तो करना पड़ेगी जब भी बांटेंगे तब। आज नहीं है लायबिलिटी, लेकिन कल वो लायबिलिटी बनेगी। यानी वो बैलेंस शीट के नीचे बैठी लायबिलिटी बोलती है मैं बड़ी होकर एक दिन लायबिलिटी बनूंगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ सच्ची ये अमाउंट पे होगा, जब भी होगा लेकिन होगा, ठीक है। जबकि नॉन क्यूमुलेटिव अगर इस साल मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो डूबा। तो रियल लाइफ में सोचो, क्या कोई कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे और लिख दे कि भैया आप नॉन क्यूमुलेटिव हो, आपको वोटिंग में राइट मिलना नहीं है, आपको एक फिक्स रेट से रिटर्न मिलना है और कभी मिला तो मिला, नहीं मिला तो डूब गया, चलेगा क्या? तो रियल लाइफ में बाबा ऐसी कोई शेयर्स नहीं मिलते रियल लाइफ में जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस बांटे। जनरली कंपनी इश्यूड ऑलवेज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इवन दो अगर आपको क्वेश्चन ना बोले तो आपको ये मानना है कि प्रेफरेंसेस क्यूमुलेटिव है। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बड़ी प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी प्रजाति होती हैं सरकार? तो चलो, पहली प्रजाति प्रेफरेंस शेयर की क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अभी मैंने डिस्कस किया ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका डिविडेंड का राइट अगर इस साल उन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो लैप्स नहीं होता बल्कि एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब कंपनी डिविडेंड बांटती है तो उनको लास्ट डिविडेंड से लेके आज तक का डिविडेंड एक्यूमुलेट होकर मिलता है। दे आर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव कौन? जिनका रिस्पेक्टिव ईयर का डिविडेंड नहीं मिला तो डूब जाता है, यानी एक्यूमुलेट नहीं होता। हालांकि इसमें एक चीज और जोड़ लो कि अगर 2 साल तक प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता तो उनको वोटिंग राइट आ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वोटिंग राइट का? कि भैया तुमने हमसे पूंजी तो ले ली, हमें बोल भी ना हो कि तुम बेटे हो और फिर मन ही मन मान रहे हो तुम तो सोतले बैठे हो, डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन है नहीं और प्रॉफिट में तुम हमें हिस्सा दे नहीं रहे। तो 2 साल तक अगर तुमने हमें प्रॉफिट नहीं दिया तो 2 साल के बाद, लगातार 2 साल तक अगर मुझे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिला तो 2 साल के बाद इन सौतेले बेटों को घर के डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी लेने का राइट आ जाता है। यानी उसके बाद फिर जब मीटिंग होंगी मेंबर्स की, कंपनी में क्या होते हैं सारे डिसीजन मेंबर मिलकर लेते हैं, बड़े डिसीजन मेंबर लेते हैं, और छोटे मोटे डिसीजन के लिए वो क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं। अब समझो अब कंपनी है रिलायंस, उसमें होंगे कम से कम 2 करोड़ शेयर होल्डर, तो क्या 2 करोड़ शेयर होल्डर यानी सब मालिक हो गए कंपनी के। तो रोज 2 करोड़ शेयर होल्डर सुबह उठते होंगे, नहा धोके बढ़िया टाई माई पहन के, बोले चलो आज हम कंपनी जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम मालिक हो ना इसलिए। तो इनको पकड़ा दो गैती और फावड़ा, तो पता पड़ा मनरेगा में 10-20 लाख गड्ढे तो ही खोद देंगे। मालिक कंपनी के मेंबर हो, मालिक हो, एग्रीड, लेकिन तुम्हें कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने नहीं मिलना। तुम अपनी तरफ से अपॉइंट करो एक
पर्टिकुलर टीम को, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये लोग हैं जो आपके बिहाफ पर कंपनी के रोजमर्रा के निर्णय लेंगे। हाँ, जो बड़े निर्णय हैं कि भैया कैपिटल इशू करना है कि नहीं करना, नए लोगों को कंपनी में एडजस्ट करना है कि नहीं करना, जो प्रॉफिट कमाया वो बांटना है कि नहीं बांटना, इस साल का जो P&L आया वो सही है कि नहीं, इस बोर्ड को चेंज करना है, किसी को नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी को भगाना है, कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है, अपनी बात चल रही है, हाँ सीए की बात चल रही है, कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करना है। ये सारे निर्णय कौन लेते हैं? मेंबर्स। और ये कब लेते हैं? जब जनरल मीटिंग होती है, मेंबर्स की जनरल मीटिंग। और हर साल मिनिमम एक मीटिंग तो होती होती है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये जो शेयर होल्डर हैं, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है। अब जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो वो कौन लेते हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बैठने की परमिशन मिलती है। तो अब लेकिन अगर प्रेफरेंस को लगातार 2 साल तक डिविडेंड नहीं मिला तो फिर उन्हें भी उस मीटिंग में आने का आमंत्रण मिलेगा और वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये कौन होगा? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। फिर दूसरी प्रजाति होती है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। अब मालिक ये कौन है? रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। तो नाम में छुपा हुआ है रिडीम मतलब रीपे, यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका लिया हुआ पैसा हम वापस करेंगे। यस, कंपनी से बोलता है कि कोई भी भारतीय कंपनी 20 साल से ज्यादा अवधि के लिए किसी भी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। यानी आज अगर इनसे पैसा मिला है तो इनका पैसा 20 साल के अंदर या 20 साल में पे करना पड़ेगा। मालिक, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि भारत में कोई भी कंपनी 20 साल से अधिक अवधि के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकती, यानी उसको 20 साल या उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम यानी रीपे करने होंगे। हाँ, कुछ स्पेशल क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं, मतलब जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। अब इसके पीछे लॉजिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जब आज अपने प्रोजेक्ट पे काम चालू करेगी तो 8-10 साल बाद तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर वो कमाएगी और कमा के पैसे चुकाएगी। तो अगर मैंने 10 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करा तो 10 साल में मैं 300 करोड़ में वापस थोड़ी कर सकता हूं। तो उनको स्पेशल क्लासेस ऑफ कंपनी मानते हुए बोला गया कि आपको 30 साल दिए हैं, लेकिन विद सर्टेन परमिशन। तो ऑर्डिनरी कंपनीज के केस में 20 ईयर्स, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो आपको 30 ईयर्स मिले हैं। और ये जो मैंने बोला है ये आपके ट्रू फॉल्स में काम आएगा। ये जितना हम डिस्कस कर रहे हैं थियरी, मुझे पता है, मुझे गाली दे रहे हो अंदर से, मुझे पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन ये काम आएगा। और जब आप काम आएगा तब आप दुआएं भी देना, ठीक है? हाँ, चलो। तो रिडीमेबल मतलब जिसका पैसा वापस करेंगे, और नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल मतलब जिनका एक बार पैसा ले लिया अब वो पैसा वापस नहीं होगा। तो कब होगा? जब कंपनी बंद होगी। तो सर इसमें और इक्विटी में अंतर क्या रह गया? एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया। और बेचारों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा मिलना नहीं है। जो प्रॉफिट हुए उसमें सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलना है, तो इनकी तो कोई मतलब इज्जत ही नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए तो बोला गया कि भारत में कोई कंपनी नॉन रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनीज को तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने की भी परमिशन है, ठीक है? ऑर्डिनरी कंपनीज नहीं कर सकती। ठीक, तीसरी वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये आती है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नाम में समझ में आ रहा है? पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना। काहे में हिस्सा? तो ये बोला गया कि देखो आपको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, बोले हाँ। अब हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि इक्विटी को अगर 60% से ऊपर डिविडेंड मिलता है तो 60% डिविडेंड बांटने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसमें भैया तुम्हें एक बार और हिस्सेदारी मिलेगी, यानी दे विल शेयर इन प्रॉफिट ट्वाइस। एक बार तो एक फिक्स रेट से, और अगर इक्विटी को जो भी लिमिट हमने फिक्स करी उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है तो वो जो प्रॉफिट उसके बाद बचेगा उसमें फिर से इन्हें एक हिस्सा मिलेगा। और सिमिलर रूल ऐसा ही कुछ कंपनी के समापन लिक्विडेशन के समय होगा, बाइंडिंग अप के समय होगा कि भैया आपकी जो कैपिटल है पहले वो पे कर दी, फिर इक्विटी को एक्स अमाउंट पे कर दिया। इक्विटी को एक्स अमाउंट पे करने के बाद अगर सरप्लस पैसा बचेगा तो उसमें फिर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों मिलकर पार्टिसिपेशन करेंगे। तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स जिनको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं उन्हें 2 क्लेम मिलते हैं, इन प्रॉफिट एज वेल एज इन कैपिटल रीपेमेंट। ठीक है, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन? सरकार वही जिनको ये 2 क्लेम नहीं मिलेंगे, जिनको सिर्फ एक ही क्लेम मिलेगा। एक क्लेम क्या? फिक्स रेट से डिविडेंड और फिक्स अमाउंट जो उनका कैपिटल का अमाउंट है रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। और चौथी वैरायटी जो आती है कंपनी की
नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब सरकार ये क्या है, सिंपल ना, नाम में छुपा हुआ है कन्वर्ट। काय में कन्वर्ट हो रहा है सर, मैं बड़ा होके इक्विटी बनूंगा। ओ ओके, तो मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनको शेयर इशू करते समय बोला गया था कि मालिक अभी आप पैसे दे दो, अभी हम आपको दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर, लेकिन एक्स पर्टिकुलर टाइम के बाद हम आपको इन प्रेफरेंस के बदले में एक प्री डिफाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे देंगे। तो अभी हमने इनको एज ए प्रेफरेंस शेयर अलॉट किया और लेटर ऑन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्री डिफाइंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इनको क्या बोलेंगे, यस दे आर कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल, आपसे हमने आज प्रेफरेंस के नाम से पैसा लिया है और एक्स टाइम के बाद आपको ये पैसा वापस कर दिया जाएगा, आपको अपने प्रेफरेंस के बदले में इक्विटी नहीं मिलेंगे, तो आपको पैसा वापस मिलेगा। पैसा लिया है, पैसे वापस मिलेगा। जबकि कन्वर्टेबल में क्या हो रहा है, पैसा लिया है लेकिन बाद में पैसा नहीं देंगे, बल्कि कंपनी की इक्विटी होल्डिंग में हिस्सेदारी दे देंगे। अब मालिक अगर किसी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई ना हो कि आपका प्रेफरेंस शेयर कैसा है, तो आपको क्या मानना है, बोले सर बहुत प्यारा है, क्यूटी पाई है, नहीं मतलब इन चारों में से क्या वैरायटी मानना है, तो मालिक पहली ये प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, दूसरी दे आर रिडीमेबल, तीसरी दे आर नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड चौथी दे आर नॉन कन्वर्टेबल। यानी प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, रिडीमेबल है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है और नॉन कन्वर्टेबल है। तो ये चार चीजें हमेशा मान के ही आपको अकाउंटिंग करना है इफ द क्वेश्चन इज नॉट गिविंग यू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी की कैपिटल का टाइप क्या होता है। तो टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, सर टाइप मतलब, अरे टाइप मतलब समझते हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल की कैटेगरी बनाई गई है और वो बताती हैं कि कंपनी की कैपिटल का पोर्शन किस प्रकार से मूव कर रहा है। सबसे पहली टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होती है वो है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या, तो मालिक ये वो कैपिटल है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सरकार ये क्या होता है, अरे मालिक जब कंपनी बनती है तो जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, सिमिलरली कंपनी के केस में जो कंपनी का चार्टर होगा जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होगा, मोटी मोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, उसमें एक कैपिटल क्लॉज भी होगा और उस कैपिटल क्लॉज में ये बताया जाएगा कि कंपनी की ओवरऑल अधिकतम पूंजी कितनी होगी, यानी कंपनी कितनी पूंजी के साथ बिजनेस कर रही है। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक और नाम है इसका नॉमिनल कैपिटल। ये कंपनी डिसाइड करती है कि भाई वो किस तरह का ऑपरेशन करने वाली है, भविष्य में वो किस तरह से एक्सपांशन करने वाली है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कैपिटल डिसाइड करती है। ये जो कैपिटल है, आप इससे ज्यादा कैपिटल इश्यू करने के लिए अलाउड नहीं होते, यानी इससे ज्यादा कैपिटल आप अपने जीवन काल में नहीं मंगा सकते। तो सरकार, अब एक बात सोचो, रिलायंस ने जब अपना बिजनेस शुरू किया होगा तब उसने सोचा कि मेरी कैपिटल 500 करोड़ रुपए बहुत है, आज तो वो 5 लाख करोड़ की कंपनी है, तो फिर क्या वो एक्सपांशन नहीं कर पाएगी, तो आंसर कर सकती है। उसके लिए उसे वापस से अपनी डीड में, जिसको अपन क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें ऑल्टरेशन करना होगा और कंपनी की कैपिटल बढ़ाना होगी। और इसके लिए फिर से कंपनी के मेंबर बैठेंगे और डिसीजन लेंगे। जब कंपनी में मेंबर्स डिसीजन लेते हैं तो उसको टेक्निकली बोलते हैं रिजोल्यूशन, यानी वो रिजोल्यूशन पास करेंगे और अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये तय है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कैपिटल लिखी है, कंपनी उससे ज्यादा कैपिटल कभी भी कॉल नहीं कर सकती। तो ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनीज। अब ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी समय समय पर जितना पैसा पब्लिक से इनवाइट करने के लिए कंपनी के शेयर खरीदने का ऑफर करती है, यानी कंपनी को लग रहा है कि यार मुझे एक्सपांशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए मुझे चाहिए पैसे, तो वो क्या करेगी, पब्लिक को याद करेगी और बोलेगी पब्लिक प्लीज पैसा दो ना। तो पब्लिक को ऑफर करेंगे, इनवाइट करेंगे और उनको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप हमें सब्सक्राइब करो, आप हमारे ये शेयर खरीदो और हमें पैसे दो, ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो हमने फाइनली पैसों के बदले में पब्लिक को खरीदने के लिए ऑफर की है। अब पब्लिक को ऑफर करी तो जरूरी है कि पब्लिक आपको जितना आपने ऑफर किया उसका आपको रिस्पॉन्ड करे। हो सकता है कम करे, हो सकता है बराबर करे, या हो सकता है ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आए, जैसे आप लोगों का आ रहा है इस प्लेज सीरीज के लिए, जबरदस्त रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो मालिक ऐसा है कि भैया ये जो
इश्यूड कैपिटल है, इसके अगेंस्ट पब्लिक जो रिस्पॉन्ड करेगी उसको बोलते हैं टेक्निकली सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये सब्सक्राइब कैपिटल ऑफर की गई कैपिटल के बराबर, उससे कम या उससे ज्यादा हो सकती है। अगर 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 आपने ऑफर किए 1 लाख शेयर और पब्लिक ने 1 लाख के लिए ही सब्सक्राइब करा तो हम क्या बोलेंगे कि 100% सब्सक्रिप्शन आ गया। लेकिन अगर पब्लिक ने 1 लाख के इन्विटेशन के अगेंस्ट सिर्फ 90,000 का ही एप्लीकेशन दिया तो हम क्या बोलेंगे कि भैया अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, थोड़ा सा अंदर हुआ है, हाँ जो तुमने सोचा था उसके अंदर है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर पब्लिक ने पर फाड़ रिस्पॉन्स किया, आपने इनविटेशन मांगी थी 1 लाख के लिए, पब्लिक ने 5 लाख 10 लाख 20 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। आपको पता है रिलायंस पावर करके कंपनी आई थी, 2009-10 की बात कर रहा हूं, उसको 35 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन मिला था। यानी अगर उसने 10 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई थी तो 3.5 करोड़ एप्लीकेशन उसके पास आई थी, तो उसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मालिक ऑथराइज्ड, ऑथराइज का हिस्सा जो पब्लिक को ऑफर किया गया, इश्यूड, इश्यूड के अगेंस्ट पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब कैपिटल के बाद कंपनी क्या करेगी, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उनको शेयर अलॉट कर देगी। तो आप बोल सकते हो, ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है फिर भी बोल दो अलॉटेड कैपिटल, यानी जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को हमने शेयर अलॉट करे। अब देखो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटेड कैपिटल आपकी सब्सक्राइब कैपिटल और अलॉटेड कैपिटल सेम हो जाएगी, लेकिन ये कैपिटल आपकी इश्यूड कैपिटल से कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने मंगाए थे 1 लाख लेकिन एप्लीकेशन आई सिर्फ 90 के लिए, तो आप क्या बोलोगे कि सब्सक्राइब्ड और अलॉटेड शेयर कम है एज कंपेयर टू इश्यूड। लेकिन अगर कंपनी को जो एप्लीकेशन मिल रही है वो 1 लाख या उससे ज्यादा मिली तो सरकार सब्सक्राइब कैपिटल तो 1 लाख से ऊपर चली गई। लेकिन क्या आप 1 लाख से ऊपर शेयर अलॉट कर सकते हो? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब भी आप पब्लिक को शेयर अप्लाई करने के लिए इनवाइट करते हो तो उससे पहले जो कंपनी को गवर्न करने वाली बॉडी है जिसको हम बोलते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आप उसको जाके ये सारी बातें बता के आते हैं कि हम पब्लिक से 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाने वाले हैं। तो अब अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ गई तो लालच नहीं कर सकते आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार चलो एक काम करते हैं 1,20,000 बांट देते हैं। नहीं, अब आप मैक्सिमम जो बांटोगे वो 1 लाख ही होगा। तो उस केस में आपकी जो अलॉटेड कैपिटल होगी वो कितनी होगी, जितनी आपने इनवाइट की थी। अब अलॉटेड कैपिटल आ गई, कंपनी चाहे तो ये पूरा पैसा जो शेयर कैपिटल का था वो एक बार में मंगा ले, या चाहे तो वो टुकड़ों में मंगाए। हाँ, हो सकता है कि आप पूरे 10 का शेयर एक बार में 10 रुपये मंगा लो, जो जनरली रियल लाइफ में होता है, यही होता है। या आप चाहो तो क्या करो कि भैया अभी एक काम कर 3 रुपए दे दे। हो क्या है समझो, आप मेरा एक कैपिटल प्रोजेक्ट है जिसको बनने में 6 साल लगेंगे। अब मैंने अगर आपसे वो पूरा पैसा आज ही मंगा लिया तो वो पैसा हो जाएगा आइडल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आइडल हो गया, आपने तो पैसा लगा दिया, रिटर्न आना है नहीं है अगले 5-6 साल तक। अब आपके मन में कुलबुलाहट मचेगी, और यार पैसा कब आएगा, रिटर्न कब मिलेगा। तो आप फिर कंपनी में ब्लेम करोगे और उसके क्या होगा, कंपनी की वर्थ, कंपनी की मार्केट में गुडविल कम होगी। तो कंपनी क्या बोलती है, छड़ो, जब अपने को पैसा टुकड़ों में खर्च करना है तो मंगा भी टुकड़ों में लेते हैं। तो फिर कंपनी क्या करती है कि 10 रुपए वाला शेयर, जैसे अगर फेस वैल्यू 10 रुपए, अगर जरूरी नहीं है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो क्या करेगी, एक टुकड़ा मंगा लेगी अभी, फिर एक टुकड़ा मंगा लेगी कुछ समय बाद, फिर एक टुकड़ा और मंगाएगी बाद में, और जब फाइनली पैसा चाहिए होगा तब लास्ट टुकड़ा मंगा लेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, यानी आप टुकड़ों में पैसा मंगा रहे हैं। तो अब अगर आपने 10 रुपए के शेयर के बदले में पूरे 10 रुपए मंगा लिए तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल अलॉटेड कैपिटल के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो टुकड़ों में मंगाऊंगा, तो यहां पे एक नया शब्द आएगा और वो आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, यानी अलॉटेड कैपिटल का वो हिस्सा जो आपने फाइनली अपने मेंबर से मंगा लिया है। अब मेंबर से पैसा मंगाया तो मेंबर क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स आपको पैसा देगा। तो जब वो पैसा देगा तो जो पैसा आया कैपिटल के नाम पे, अब आप उसको टेक्निकली बोलोगे पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप और कॉल्ड अप के रिस्पॉन्ड में आ गया पेड अप। अच्छा, अब कई लोग ऐसे होंगे बदमाश जो क्या करेंगे कि पैसा मंगाने पर पूरा पैसा नहीं देंगे। तो क्या होगा उस केस में कि कॉल्ड अप कैपिटल का एक हिस्सा आपका अनपेड रह जाएगा। तो आप उसको यही बोल सकते हो अनपेड कैपिटल, या आप इसको बोल सकते हैं कॉल्स इन अरियर या इंस्टॉलमेंट इन अरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो हमारे मेंबर ने हमको पे नहीं किया, दैट इज व्हाट कॉल्स इन अरियर, या अनपेड कैपिटल, या अनपेड इंस्टॉलमेंट, या इंस्टॉलमेंट इन अरियर, जो चाहे वो बोल दे, सबका मतलब एक है, सबका मालिक एक। हाँ साईं बाबा। अब सुनो, ये हो गई पेड अप कैपिटल। अब इसके बाद
एक टर्म और आती है और वो है रिजर्व कैपिटल। अब ये रिजर्व कैपिटल क्या है? तो मालिक, कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिजर्व कर रखा है। रिजर्व समझते हो? तो रिजर्व कैपिटल क्या? तो बॉस वो 500 का नोट जो आप वॉलेट में छुपा के रखते हैं, जिसको आप जनरली यूज नहीं करते, यानी ये वो अमाउंट है, ये वो 500 का नोट है, जब भयंकर जरूरत पड़ेगी तभी निकालूंगा। एब्सोल्युटली यही कंपनी बोलती है कि देखो मेरी कैपिटल है, मैंने जो कैपिटल इशू करी थी वो इशू करी थी 100 करोड़। अभी मुझे बिजनेस चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 70 करोड़ रुपए बहुत हैं, तो मैं 70 करोड़ रुपए मंगा लेता हूं, मेरा आराम से इससे काम चल जाएगा। और ये जो 30 करोड़ रुपए हैं ये मैं नहीं मंगाऊंगा, मैं नहीं मंगाऊंगा एक साल के अंदर, नहीं एक साल के अंदर भी नहीं मंगाऊंगा। मैंने इसको बिल्कुल वॉलेट के अंदर छुपा के रख दिया और क्या बोला कि ये कैपिटल सिर्फ कंपनी के बाइंडिंग अप पर, यानी कंपनी के बंद होने पर, समापन पर ही मंगाई जाएगी। और समापन पर भी नहीं मंगाई जाएगी अगर जरूरत नहीं पड़ी तो। अगर जरूरत पड़ी तो बाइंडिंग अप पर यह पैसा मंगाया जाएगा। और सर जरूरत कब पड़ेगी? तो सब कंपनी बंद हुई, कंपनी के बर्तन भांडे बिके, और बिक के जो पैसे आए अगर वो लायबिलिटी चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हुए, एडिकेट नहीं हुए, तब इस रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी रिजर्व कैपिटल कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं मंगाएगी, और कंपनी जब बंद होगी तब भी जरूरी नहीं कि मंगाए, सिर्फ तब मंगाएगी जब कंपनी की एसेट अपनी लायबिलिटी को चुकाने के लिए कैपेबल नहीं है, तब इसको याद किया जाएगा। मालिक, दो टर्म है, एक है रिजर्व कैपिटल और एक है कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में अंतर है। इन दोनों का मतलब ऐसा नहीं है आड़ा तिरछा एक समान, कुछ भी बोल दो, दोनों का मतलब एक है। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या हो गया? कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी के बंद होने पर ही मंगाया जाएगा, जबकि कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जिसका नेचर कैपिटल का है। जैसे मैंने कोई फिक्स एसेट्स बेची और बेच के प्रॉफिट हुआ, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जैसे आपने शेयर फोरफिट करे और बाद में रीइश्यू करे, और रीइश्यू करने पर जितना हमें डिस्काउंट देना था हमने उससे कम डिस्काउंट दिया, तो जो फोरफीचर का सरप्लस था वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व इज ए कैपिटल प्रॉफिट, और जबकि रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अपॉन ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो मालिक, ये हो गए हमारे कैपिटल के अलग अलग वेराइटीज। अब फाइनली मुद्दे पे आए, क्योंकि आप ये सुनने नहीं बैठे थे मुझे पता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर कोई मेरे जैसा गधा बच्चा आ गया तो। मेरे जैसा गधा मतलब, हाँ मालिक 39% आए थे 12th में, पता है ना आप लोगों को, बोल तो चुका हूं। तो मेरे जैसा गधा आ गया हो जिसने 12th का पूरा बोर्ड एग्जाम क्रिकेट में निकाल दिया, और अगर वो सीए कर रहा है, कर सकता है कि हाँ कर सकता है, बिंदास कर सकता है, मेरे जैसा कर सक रहा है ना, तो सब कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई साइंस बैकग्राउंड का बंदा जिसने 12th साइंस से पढ़ी है, उसने तो सीए फाउंडेशन में पहली बार पढ़ना है। अब अगर उसको मैंने ये शब्द नहीं बोले और एग्जाम में आ गए तो गाली तो मैं ही खाऊंगा ना मालिक, चलेगा मुझे, आप लोग अभी गाली दो चलेगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी कैपिटल की वैरायटी, ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड। एक और वैरायटी आती है, और वो क्या है? बेसिकली वो कहीं किताब में नहीं दिखेगी। जैसे ऑथराइज शेयर है मेरे 10 लाख और मैंने पब्लिक को खरीदने के लिए इनवाइट करे 8 लाख, तो जो 2 लाख शेयर मैंने पब्लिक को खरीदने के लिए अभी तक इनवाइट नहीं करे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल यानी ऐसी कैपिटल जिसका अभी तक मैंने कॉल नहीं किया है। अंतर समझना, अनकॉल्ड और अनपेड। अनकॉल्ड और अनपेड, अनकॉल्ड का मतलब मंगाया ही नहीं, और अनपेड का मतलब मंगाया लेकिन मिला नहीं। तो जो मंगाया लेकिन मिला नहीं वो आपकी एसेट है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर होल्डर है ही इज लीगली बाउंड टू पे द कॉल्ड अप अमाउंट। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मालूम है कंपनी सेट क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है कि भैया इसके घर के बर्तन भांडे बेच दो, जब तक ये इंस्टॉलमेंट घोषित ना हो जाए तब तक इससे पैसे रिकवर करना है। तो अगर कोई अनपेड कैपिटल है तो बच नहीं गया, बस ये हुआ है कि आज नहीं तो कल उससे पैसे रिकवर कर ही लिए जाएंगे। तो मालिक, ये हो गया डिस्कशन हमारे कैपिटल का। अब हमें डिस्कस करना है इश्यू ऑफ शेयर, और मुझे पता है आपको वही सुनना था क्योंकि एग्जाम में आता भी वही है। तो इश्यू ऑफ शेयर ये क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो मालिक, इश्यू ऑफ शेयर जिसके लिए आप एक्चुअली ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो मालिक देखो, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो उसे उसके अंदर कुछ मिलेगा। हाँ, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो वो दो ही पर्पज से करेगी, या तो वो शेयर इशू करेगी फॉर द कंसिडरेशन इन कैश, या वो इशू करेगी फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब सरकार अदर देन कैश में वो शेयर कब इशू करेगी? तो 3-4 रीजन हो सकते हैं। एक कि वो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, यानी अपने शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के लाभों को कैपिटल में कन्वर्ट करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोनस। इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी से थोड़ी पढ़ाऊंगा। दूसरा, कंपनी
अपने शेयर किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए पे कर रही है। जैसे मैंने आपसे एक असेट्स खरीदी और असेट्स खरीदने के बदले में मेरे पास पैसे नहीं थे, भाई तू शेयर दे और कंपनी का मालिक बन। कहा तू ये पैसों में लगा हुआ है, हम तुझे मालिक बना देते थे कंपनी का। यानी हमने असेट्स ली और उसके एक्सचेंज में पैसा ना देते हुए शेयर दे दिए, या फिर हमने किसी लाइबिलिटी के सेटलमेंट में शेयर दे दिए। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया और बैंक को लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या करा, सरकार देखो पैसे तो नहीं है, आप चाहो तो कंपनी के मालिकाना हक में आ जाओ, हम आपको कंपनी के शेयर दे देते हैं आपके लोन के बदले में। या डिवेंचर होल्डर्स को हमने डिवेंचर इशू करे और उनको ये टर्म रखी थी कि जब डिवेंचर का रिडम्पशन का टाइम आएगा तो वी विल गिव यू एन ऑप्शन कि आप चाहें तो इन डिवेंचर्स के बदले में शेयर ले लेना। तो उस समय एक हमारी लायबिलिटी थी टुवर्ड्स द डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर मतलब जिन्होंने हमको लोन दिया है, और चूंकि वो एक दो नहीं लाखों लोग हैं, तो हमने उनको ऑप्शन दिए कि आप चाहो तो उस दिन अपने 100 रुपये वापस ले लेना, या तो उस दिन आप चाहो तो पैसा लेना 100 रुपये, या हमसे प्री डिफाइंड नंबर ऑफ शेयर ले लेना, यानी ऋणदाता से, लोन प्रोवाइडर से कंपनी के मालिकाना हक में आ जाना। हाँ, तो तीसरा क्या था, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब गलती से मैंने वो लिख दिया ऊपर 2 नंबर में, तो यहां पर लिख देता हूं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। और लास्ट क्या है, इश्यू टू प्रोमोटर्स। इश्यू टू प्रोमोटर्स का मतलब क्या है, तो मालिक समझो, कंपनी अपने आप तो पैदा होने की, क्योंकि कंपनी से ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो अपने आप तो बनने से रही, कानूनी व्यक्ति है ना वो, कंपनी को बनाया जाता है ना, तो कौन बना रहा है, वो बना रहे हैं उसके प्रमोटर। उन्होंने बहुत मेहनत करी, सारे आरओसीस में जा जाके फॉर्म भरे, फिर कंपनी का मेमोरेंडम बनाया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्च करे, तब कहीं जाके कंपनी अस्तित्व में आई। और इस दौरान उनकी वजह से बहुत सारा खर्चा हुआ और खूब सारा टाइम भी गया। एज ए रिवॉर्ड एंड एज ए रियम्बर्समेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस कंपनी उनको देती है शेयर्स। तो हम बोलते हैं प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में कंपनी ने शेयर अलॉट किए हैं। तो ये सब कुछ कहां जाएगा, फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका अपन एक सिंगल लेक्चर लेंगे 15 मिनट का और उसमें सारी एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है, ये फॉर द कंसिडरेशन इन कैश। कैश के बदले में जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, बस हमें यही डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम में हर बार 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो मालिक, अब कैश के बदले में जब मैं शेयर इशू करूंगा तो कैसे चलेगा, तो मालिक कंपनी जब भी पब्लिक को कैश के बदले में शेयर खरीदने का ऑफर देगी तो वो ऑफर जाएगा थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरह से इनविटेशन लेटर, जिसमें कंपनी बताएगी कि उसके पिछले कई सालों की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी जो पैसा आपसे लेने वाली है वो कहाँ लगाने वाली है, कंपनी के ऊपर अभी तक कुल कितने केस चल रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, फिर ये भी बताएगी कि कंपनी ने कितने लोगों पे केस कर रखे हैं, कंपनी के फ्यूचर के प्रोजेक्शंस क्या हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। वो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, वर्थ इन्वेस्टिंग, रिस्की, भैया भग जाओ यहां से, खतरनाक कंपनी पैसे लेके भग जाएगी, यस वो रेटिंग लिखना पड़ती है। तो कंपनी के उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि भैया हमारे पास आओ, हमारे शेयरों को खरीदो और हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। अब जो लोग इस प्रोस्पेक्टस के रिस्पॉन्ड में कंपनी को पैसे देते हैं उनको बोलते हैं कि दे हैड सब्सक्राइब्ड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो अब कंपनी के पास पैसे का मूवमेंट कैसे होगा और कंपनी की एंट्री क्या होगी वो समझते हैं। सबसे पहले कंपनी ने बोला शेयर ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। हाँ, सुबह से एक भी आलू नहीं बिका और ना बिका है आधा कांदा। ऐसे ही कंपनी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है, और पब्लिक को जब इनवाइट कर रही है, अभी हमने बोला आलू ले लो तो पैसे आए क्या, नहीं, जब कोई ग्राहक आया और उसने 2.5 किलो आलू तुलवाए तब पैसे आए। तो सिमिलरली जब कंपनी के इस इनविटेशन पे पब्लिक रिस्पॉन्ड करेगी तो पैसा आएगा और यहां से एंट्री होना शुरू होंगी। तो पहली एंट्री कब आएगी, जब कंपनी के पास पैसा आएगा। तो जिससे पैसा आया, क्या कंपनी पहले से उसे जानती थी, तो आंसर है नहीं, हमने तो जनरल पब्लिक से बोला था आलू ले लो, तो फिर कोई भी आ सकता है। तो इसलिए जब आप पहली बार शेयर इशू करते हैं तो पैसा पहले आता है और कैपिटल अलॉट बाद में होती है। लेकिन एक बार जब शेयर अलॉट हो गए तब तो हमें पता है कि हमारा शेयर होल्डर कौन है, तो फिर हम उनसे ही कॉल करेंगे कि बॉस तुझे शेयर दिए थे ना, चल इसके बचे हुए पैसे ला, चल पैसे ढीले कर। तो अब हमें पता है कि हमें किससे पैसे मंगाना है। मेरे दिमाग में आता था जब मैं पढ़ता था कि यार बाकी सारी जगह पहले कॉल मंगाते हैं और फिर पैसा आता है, जबकि एप्लीकेशन में पहले पैसा आया और बाद में कैपिटल क्रेडिट हुई। तो रीजन क्या है कि जिससे पैसा मंगा रहे हैं हम उसको जानते ही नहीं थे,
एप्लीकेशन से पहले तक हमने तो पब्लिक से बोला था कि आलू ले लो, उन्होंने रिप्लाई किया और शेयर के लिए सब्सक्राइब किया। अब 10 रुपए वाले शेयर के लिए 2 रुपए हमें मिल गए, तो अब हम बचे हुए 8 रुपए भी तो उससे मांगेंगे जिसने उस शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो पहले केस में यानी एप्लीकेशन के समय पहले पैसा और कैपिटल क्रेडिट बाद में, बाकी सारे केसेस में पहले कॉल और बाद में पैसा, यानी पहले केस में पैसा और कैपिटल उसके बाद, और बाकी सारे केस में कैपिटल पहले क्रेडिट होगी और पैसा उसके बाद आएगा। तो मालिक प्रोस्पेक्टस के रिस्पॉन्ड में पैसा आया, क्या एंट्री करोगे? तो एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? काहे के बदले में पैसा आया है, किसी के बदले में आया ना, हाँ। और जब तक वो पैसा जिसके बदले में आया हम अलॉट नहीं कर देते तब तक वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का होता है मालिक क्रेडिट बैलेंस। तो आप क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब मालिक एक सवाल और उठता है कि आपने ये शेयर इशू किस प्राइस पे किया है? ये तो पैसा आ गया, लेकिन पहले ये तो बताओ कि शेयर इशू काय पे कर रहे हो। तो आंसर है सरकार, इशू करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन थे। एक कि जितने का शेयर है उतने में इशू कर दो। ये कब करेंगे? जनरली जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट हो रही है और उसमें पहली बार सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो वहां पे कंपनी के कोई बड़े बड़े रिजर्व तो पड़े नहीं थे, पुराने प्रॉफिट तो पड़े नहीं थे, तो किस मुंह से वो उस शेयर को ज्यादा वैल्यू पे इश्यू कर सकती है? तो वहां पर वो शेयर इश्यू होगा एट पार। एक दूसरा ऑप्शन है कि भैया आप डिस्काउंट पे शेयर इश्यू कर दो। हाँ, डिस्काउंट पे कर दो, मतलब 10 रुपए लिखे हो शेयर पे, लेकिन आप उसके बदले 9 रुपए मंगा लो। 10 रुपए लिखे हो शेयर के ऊपर, जो शेयर का फेस है, मतलब जो पेपर है उस पर क्या लिखा है, 10 रुपए का शेयर है, ये कागज 10 रुपए का है, लेकिन आपने मंगाया 9.5। क्या बोलेंगे इसको? इश्यूड एट डिस्काउंट। और तीसरा, शेयर के ऊपर लिखा है कि 10 रुपए का है, लेकिन मंगा रहे हो आप कितने? 2000 रुपए। पागल हैं क्या, इतने मंगाते हैं? रिलायंस इससे ज्यादा मंगाती है। एक कंपनी है MRF, उसका शेयर है 10 रुपए वाला 94,000 रुपीज का। एक शेयर है TCS का जिसकी फेस वैल्यू है 1 रुपए, वो चल रहा है 1400 रुपए पे, यानी 1399 रुपीज का प्रीमियम। अगर परसेंटेज तो मैं बोलूं तो 13,990% प्रीमियम। इतना भयंकर प्रीमियम। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर एक स्टैब्लिश कंपनी है, अब जैसे अपन बात करते हैं रिलायंस की, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, बोले हाँ, आज अगर रिलायंस और शेयर इशू करेगी तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो क्या 10 रुपए में करेगी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी 50 साल पुरानी है और उसने इन 50 सालों में खूब सारे प्रॉफिट कमाए हैं जो अभी भी वहीं पड़े हैं, और आज के बाद जब भी ये प्रॉफिट बटेंगे तो किसको मिलेंगे? मेंबर्स को, और उसमें मेंबर के नाम पे जो नया मेंबर भी आएगा। वहां पे कोई भेदभाव नहीं होता। एक बार जैसे शेयर इश्यू हो गए तो पुराने और नए सब एक बराबर हो गए। तो जो पुराने मेंबर्स ने इतने सारे लाभ इकट्ठे करे जो उनके थे, जैसे ही नया मेंबर आएगा तो नया मेंबर उस पुराने प्रॉफिट में भी क्लेम मांगेगा। तो ये जो पुराने मेंबर हैं, सियाणे हैं, ये क्या बोलेंगे? देखो, मेरी कैपिटल 10 रुपए की है और मेरे नाम से आज जो प्रॉफिट इकट्ठा हो गया पर शेयर वो है मान लो 1990 रुपए, तो आज मेरे एक शेयर की वर्थ 2000 है। तो अगर कोई नया व्यक्ति कंपनी में एंट्री करेगा तो उसको 2000 रुपए देने पड़ेंगे पर शेयर के। और ये तो हो गया किस चीज के लिए कि भैया एट पार आ गए। अब मैं तुम्हें इस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में एंट्री क्यों दूं और तुम क्यों इतने मरे जा रहे हो? तो डेफिनेटली मेरी कुछ गुडविल है, तो गुडविल के लिए आपको अलग से पैसा भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है ये शेयर जो 10 रुपए वाला है, जिसकी वर्थ 2000 है, लेकिन शायद वो 2100, 2200, 2500 में कोट किया जाए। तो मालिक अब क्या हुआ? शेयर प्रीमियम पे इश्यू होगा या पार पे इश्यू होगा या डिस्काउंट पे होगा। लेकिन सब कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो उसने क्या बोला कि नहीं भैया, पूंजी 10 रुपए की अगर फेस वैल्यू है तो 10 रुपए के बराबर आएगी या उससे ज्यादा आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता भारत में कि आपकी शेयर की वैल्यू 10 रुपए है और आप 9 रुपए में इशू कर दो। यानी भारत में आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी से 2013 कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू करने के लिए अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट इन 2 केसेस। एक वो ईसॉप के अंतर्गत, ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे वो कंपनी के एम्प्लॉय को घिसती हैं। गन्ने की मशीन याद है? मशीन में एक बार डाला, फिर 2 बार घुमा के डाल दिया, फिर 4 बार डाल दिया, तो उनसे उतनी सर्विसेज ले ली और धीरज के बोल दिया ले तुझे डिस्काउंट में शेयर दे रहा है। या फिर स्वेट इक्विटी शेयर। अभी स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट मतलब होता है पसीना, यानी फिर से एम्प्लॉय आ गए। यानी एम्प्लॉय को अगर हम शेयर देते हैं तो वहां पर हम चाहें तो डिस्काउंट पर शेयर दे सकते हैं। इस एक्सेप्शन के अलावा सेक्शन 53 बोलता है कि आपको
कहीं पर भी शेयर या तो पार पे इशू करना है या प्रीमियम पे इशू करना है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। तो मालिक शेयर पार पे इशू होंगे, यानी जितनी उसकी फेस वैल्यू है, जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है, जितने उस कागज पे लिखा है जिसको हम शेयर बोलते हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा, और एक्सेप्शनल केस में उससे कम। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करने को बोलता है एसपीआर से कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 52, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 नंबर के ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सेक्शन 52 और ये आपके मॉड्यूल में लिखा है इसलिए भी, सेक्शन 52 कहता है कि कंपनी अपने एसपीआर का इस्तेमाल 5 जगह कर सकता है एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पहला, वो फुली पेड बोनस शेयर बांट सकता है, यानी कंपनी के मेंबर्स को इस रिजर्व का इस्तेमाल करके फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर सकता है। दूसरा, कंपनी के निर्माण के दौरान जो खर्चे हुए थे, टेक्निकली बोलते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को खत्म करने के लिए यानी राइट ऑफ करने के लिए आप इस प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, अगर आपने कोई डिवेंचर इशू करे थे और उनसे जितना पैसा लिया था अगर उनसे कमिटमेंट कर रखा है कि जब वापस करेंगे तो उससे ज्यादा करेंगे, तो क्या हो गया इसका मतलब कि हम उनका प्रीमियम पर रीपेमेंट कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म है रिडम्पशन कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एक तरह से लॉस हुआ, क्योंकि लिए थे 100 रुपए और वापस कर रहे हो 110, तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो आप उसे राइट ऑफ करने के लिए, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए इस प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इक्विटी शेयर का ही बायबैक कर डाला, हाँ कंपनीज अलाउ करती है एक्सेप्शनल कंडीशन में इक्विटी का भी बायबैक करने के लिए, अदरवाइज नॉर्मल केस में एक बार जो इक्विटी इश्यू हो गई वो कंपनी के बंद होने पर ही रिपे होती है। लेकिन कंपनी अगर सेक्शन 78, 79 और 80 3 सेक्शन है कंपनी एक्ट के, अगर उनका पालन करे तो वो अपने इक्विटी का भी बायबैक कर सकते हैं। तो इक्विटी का बायबैक अगर प्रीमियम पे हो रहा है, यानी शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन जब बायबैक कर रहे हैं तो 90 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए कर रहे हैं, तो जो बायबैक पे प्रीमियम चुका रहे हैं उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में भी आप इस एसपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो इसको इशू करने में होता है खर्चा, तो वो खर्चा है, असेट तो है नहीं, तो इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसे राइट ऑफ करने में भी एसपीआर का इस्तेमाल हो सकता है। यानी 5 जगह हैं जहां पे एसपीआर का इस्तेमाल हो सकता है एज पर सेक्शन 52। 1 बोनस बांटने में, 2 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने में, 3 प्रेफरेंशियल्स और डिवेंचर्स के रिडम्पशन पर जो प्रीमियम चुकाया जा रहा है उसको राइट ऑफ करने में, 4 अगर आपने इक्विटी शेयर का बायबैक करा है और उस पर प्रीमियम चुकाया है तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, और 5 आपने अगर शेयर या डिवेंचर इशू करे हैं और उसको इशू करने में कोई खर्चा हुआ है, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक रूल और है, अगर कंपनी सेक्शन 133 फॉलो करते हुए अपने खाते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रही है तो वो ये 5 जगह इस एसपीआर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे एसपीआर का इस्तेमाल सिर्फ 3 जगह करना है। 1 फुली पेड बोनस शेयर में, भैया ध्यान से सुन लो क्योंकि ये आपके उसमें आ सकता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में और थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, बिल्कुल डिजर्व करता है कि ये थ्योरी में आए, और नहीं आया यहाँ पे तो भैया सीए इंटर में तो काम आएगा ही, तब आप मुझे याद कर लेना। तो 1, अगर कंपनी एएस फॉलो कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, सेक्शन 133 का फॉलो कर रही है, तो उसको सिर्फ 3 जगह प्रीमियम यूज करने की परमिशन है। 1 फुली पेड बोनस में, तो दूसरा बायबैक पर प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, और तीसरा अगर इक्विटी शेयर इशू करने में कोई खर्चा हुआ है तो उसे राइट ऑफ करने में भी आप एसपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर सेक्शन 52 बोले तो 5 जगह और सेक्शन 133 बोले तो सिर्फ 3 जगह। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से थ्योरी बहुत हो गई। आप लोग भी कहीं ना कहीं यार बोल रहे होंगे यार सर बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये लेक्चर आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 नंबर देके जाएगा, पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में सिर्फ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल, वही पूरे इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज और उसके कैलकुलेशन और उसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए। ठीक है, अभी हम यहां पे रोकते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।